Hi dear students, this is Lee classes. Today I am going to deal a child said, "What is the grass?" This is from Song of Myself, composed by Walt Whitman. This is for English Honors Semester 3 SCC 05 Unit 2. आइए हम लोग देखते हैं वॉल्ट विटमैन ने इसमें क्या कहा है. At first we will see the introduction. The poem A Child Said, "What is the Grass?" is an excerpt from the Song of Myself, written by Walt Whitman, one of the pioneers of modern American literature. ये जो कविता है A Child Said, "What is the Grass?" वह लिया गया है Song of Myself से, जिसे पब्लिश किया गया था 1855 में. लिखा गया वॉल्ट विटमैन के द्वारा, जो कि मॉडर्न अमेरिकन पायनियर पोएट थे. इन दिस पोएम ही अटेम्प्ट्स टू आंसर टू अ चाइल्ड्स इनोसेंट क्वेश्चन ऑफ व्हाट द ग्रास इज. इस कविता में उन्होंने प्रयास किया है उत्तर देने का एक बच्चे के उस इनोसेंट क्वेश्चन का कि आखिर ये ग्रास क्या होती है, घास क्या होती है. द पोएट वॉज वंस अ टीचर बिटवीन 1836 एंड 1841. जब कवि एक शिक्षक हुआ करते थे 1836 से 1841 के बीच में, उसी समय की ये घटना है. He later became a full-time journalist and started composing poems. बाद में वे एक फुल टाइम जर्नलिस्ट हो गए और कविताएं कंपोज करने लगे. सॉन्ग्स एंड अदर कंपोजिशंस, दूसरे भी सॉन्ग्स और कंपोजिशंस में उन्होंने ध्यान दिया. Let's see where has this poem been extracted. कहां से यह कविता ली गई है, आइए देखते हैं. The poem A Child Said, "What is the Grass?" is actually the sixth poem in the collection of the book Song of Myself. ये Song of Myself नामक किताब जो है collection of poems है, उसकी छठी कविता है. The title of the poem is part of the first line. इसकी जो टाइटल ली गई है वो पहले ही लाइन से ले ली गई है. Several literary devices are used in conveying the message of the poem in very interesting and realistic way. तो यहाँ पे several devices यूज किए गए हैं, literary devices यूज किए गए हैं, और जो मैसेज कन्वे करना चाहता है पोएट बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक वे से करना चाहता है. सो दिस इज द मेन पॉइंट. नाउ लेट्स सी द थीम ऑफ द पोएम. आखिर कविता का थीम क्या है, किस चीज पे लिखी हुई कविता. द पोएम हैज एन इनएविटेबल थीम ऑफ डेथ which dominates the piece. इस कविता का जो मुख्य थीम है वह है अवश्यम भावी मृत्यु, जिसको टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल. The poet was actually writing about the aftermath of the American Civil War. यह जो कविता लिखी गई है अमेरिकन सिविल वॉर के परिणाम के अनुसार या अमेरिकन सिविल वॉर के परिणाम के बाद लिखी गई है. Since he served in a New York hospital during the war and had seen much suffering and brutality. चूंकि उन दिनों ये न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में काम करते थे और उन दिनों उन्होंने बहुत ही सफरिंग देखी, दुख देखा, क्रूरता देखी, ब्रुटैलिटी देखी. Through the course of this poem, he seeks to philosophically ascertain that life is not different from death. तो इस दौरान और इस कविता में वे इस चीज को ढूंढते हैं और दार्शनिक तौर पे कहना चाहते हैं कि जीवन जो है मृत्यु से अलग नहीं है. He saw the ugly nature of war. उन्होंने वॉर का बहुत ही कुरूप चित्र देखा, रूप देखा. And the generation of young people that are lost in it. और उन्होंने ये भी देखा कि कैसे यंग पीपल का जनरेशन जो है इसमें खो गया, वार में लोग मारे गए. द पोएम पोर्ट्रेज हाउ लाइफ रिन्यूज इटसेल्फ लाइक द ग्रास इवन दो डेथ. यह जो कविता है वो दिखाती है, दर्शाती है कि कैसे जिंदगी फिर से रिन्यू होती है, पुनर्जीवित होती है खुद से, और ठीक उसी प्रकार जैसे घास जो है अपने मौत के बाद फिर से नए रूप में जन्म लेती है. सो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम, राइट. नाउ लेट्स सी द क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन. आइए हम लोग देखते हैं आलोचनात्मक तरीके से इस कविता को.
According to the poet, a grass is such an ignored and underrated vegetation that no one even wonders about it. कवि के अनुसार यह घास जो है एक ऐसी इग्नोर्ड जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है, अंडररेटेड एक ऐसे वेजिटेशन है, ऐसी हरियाली है दैट नो वन इवन वंडर्स अबाउट इट. कोई इसके बारे में आश्चर्यचकित नहीं होता, ना ही इसके बारे में सोचता है. बट द पोएट हैज गिवन दिस क्रॉस such parallels that it comes to closely expound the human condition. लेकिन कवि ने बहुत ही नजदीकी से, बहुत ही क्लोजली वॉच किया है, एक्सपाउंड किया है और ह्यूमन कंडीशन से ये कोरिलेट करते हैं. ठीक है. The striking contrast that lies between the grass and so many materialistic things and the human body itself make one believe that grass is so closely linked with mankind. तो यहां जो स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट है, जो कंट्रास्ट देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है, वो दो चीजों के बीच में है. ग्रास और कैसे मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो भौतिक चीजों से भरी हुई है दुनिया है, मानव शरीर स्वयं, और वे लोगों को बिलीव करवाना चाहते हैं कैसे घास जो है, कैसे हम लोग से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है, रिलेटेड है मनुष्य से. कवि बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रस्तुत करते हैं. In the beginning, the poet presents himself in a position of ignorance about what is grass. शुरू में तो कवि बिल्कुल अपने आप को इग्नोरेंस में रखते हैं और वो अनभिज्ञ रखते हैं कि आखिर ये ग्रास क्या है, घास क्या है. But when a child asks him what grass is, लेकिन जब एक बच्चा उनसे पूछता है कि ये घास क्या होती है, he simply answers that probably he does not know more about the grass than the ignorant child. तब उन्हें महसूस होता है कि उस अनजान बच्चे की तरह ही वे भी घास से बिल्कुल अनजान है. ठीक है, उसके फितरत से अनजान है. As he ponders over the characteristics of grass, he begins to explain it with so many possible similarities. लेकिन जब इसके ऊपर वो चिंतन करते हैं, पॉन्डर करते हैं, तो वे घास की कैरेक्टरिस्टिक्स को, विशेषताओं को समझते हैं और वो एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं और जितनी भी पॉसिबल सिमिलैरिटीज हैं वो दिखाने लगते हैं. With the similarities suggested, so many images of grass begin to accumulate like layers, one on the top of the other, that the grass does not look insignificant anymore. जब ये सिमिलैरिटी, सजेस्टेड सिमिलैरिटी को, इमेजेस को और ग्रास को एक्यूमुलेट तरीके से देखने लगते हैं कि कैसे यह परत दर परत खोलते जाने पर इसके मुख्य आधारभूत चीजों को जब वो समझने लगते हैं, तो वो मानते हैं कि अब ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट नहीं है बल्कि सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह एक तुच्छ चीज नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ऐसा वे प्रस्तुत करते हैं. Here is a quotation from the poem. I guess it must be the flag of my disposition out of hopeful green stuff woven. तो ये जो लाइन है, कविता की लाइन है, क्या कहना चाहते हैं कवि? Through this line, the word disposition is used to refer to one's attitude. यहां disposition का अर्थ है किसी व्यक्ति के एटीट्यूड से, बिलीफ से, उसके विश्वास से, उसके सोच से और फीलिंग से ऑन एन इशू, किसी भी इशू को लेकर. Thus by calling the grass the flag of his disposition, इसीलिए इसको कहा गया कि यह एक प्रकार से फ्लैग ऑफ डिस्पोजिशन है. ठीक है, प्रस्तुत करने का एक झंडा है. He is quite literally saying that the grass perfectly represents his thoughts on life and death, his belief that life is one continuous circle, death does not conquer, it just feeds the circle of life. तो वे कहते हैं कि घास जो है वो फ्लैग ऑफ डिस्पोजिशन है और लिटरली इसे कहना चाहते हैं कि कैसे घास परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है सोच को, जीवन की सोच को, मृत्यु को और इस बिलीफ को कि जीवन जो है कंटिन्यूअस सर्कल है, एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है. ठीक है, डेथ डज नॉट कंकर, इट जस्ट फीड्स द सर्कल ऑफ लाइफ, जिसको मृत्यु नहीं जीत सकती बल्कि यह सिर्फ एक जीवन का चक्र है. ठीक है. Grass has been posed as the flag of the spirit and then as a hanky drop by God, signifying the Almighty's presence. In yet another comparison, the tiny grass is equated to a child who has just entered the world as a newborn. ग्रास को एक ऐसे तरीके से भी यहां प्रस्तुत किया गया है जिसे फ्लैग ऑफ स्पिरिट भी कहा गया है, एंड
बाद में इसे कहा गया कि यह भगवान द्वारा गिराया हुआ एक हैंकी है, एक रुमाल है, सिग्निफाइंग द ऑलमाइटीज प्रेजेंस, जो दिखाता है कि हर जगह भगवान है। ठीक है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। इन येट अनदर कंपैरिजन, दूसरे तुलना में बताते हैं कि द टाइनी ग्रास इज इक्वेटेड टू अ चाइल्ड, और छोटे छोटे घासों को यहां पर कंपैरिजन किया गया है छोटे बच्चे से, हु हैज जस्ट एंटर्ड द वर्ल्ड, जो कि ठीक अभी ही संसार में प्रविष्ट हुआ है, आया है एक न्यू बॉर्न के रूप में, राइट। हियर very beautifully the poet writes, or I guess it is the handkerchief of the Lord, a scented gift and remembrancer designedly dropped, bearing the owner's name somewhere in the corners, that we may see and remark and say whose. यहां बहुत ही सुंदरता से कवि प्रस्तुत करते हैं इस स्टैंजा से थ्रू द रेफरेंस टू ग्रास। ठीक है, ग्रास के रेफरेंस से, बीइंग द हैंडकरचीफ ऑफ द लॉर्ड, वे तुलना कर रहे हैं कि ये भगवान का यह रुमाल है जो चारों तरफ फैला हुआ है। टू बी यूज्ड फॉर इट्स इमेजरी, एक इमेजरी की तरह इसका यूज किया गया है। एज ए हैंडकरचीफ कवर्स अ टेनिस बॉल कंप्लीटली, जैसे एक रुमाल टेनिस बॉल को जिस तरह पूरी तरह कवर कर देता है, तो इस पृथ्वी का भी शेप जो है वो गोल है, तो एडहेरिंग टू इट्स शेप, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी को भी इसने सिमिलरली ग्रास कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट, ये घास जो है पूरी तरह से पृथ्वी को एक ब्लैंकेट की तरह ढक देती है। लाइक अ डिवाइन हैंडकरचीफ ड्रॉप्ड बाय गॉड, जो कि एक दैवीय रुमाल है जिसे भगवान ने गिराया है और पूरी पृथ्वी से ढकी हुई है। हाउ ब्यूटीफुल इमेजरी ही हैज यूज्ड। आगे बहुत ही ब्यूटीफुली पोएट कहते हैं, और आई गेस द ग्रास इज इटसेल्फ अ चाइल्ड, द प्रोड्यूस्ड बेब ऑफ द वेजिटेशन। द पोएट नाउ अटेम्प्ट्स टू थिंक ऑफ द ग्रास एज अ प्रोडक्ट ऑफ द वेजिटेशन। वे कहते हैं कि इस प्रकार ये वेजिटेशन का प्रोडक्ट है, द रिजल्ट ऑफ सीड्स, उन बीजों का रिजल्ट है, फर्टाइल सॉइल एंड फेवरेबल वेदर, किस प्रकार उपजाऊ मिट्टी की उपज है, और फेवरेबल वेदर कैसे समर्पित यह जो मौसम है उसका रिजल्ट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट ऑल ऑफ दिस इज नॉट सो मच द सिग्निफिकेंस ईच वन होल्ड्स, बट द मैनर इन विच दे हैव बीन डिस्प्लेड। यहां पे ये नहीं है महत्वपूर्ण कि किस तरीके से ये महत्वपूर्ण हैं, जो प्रत्येक चीजें यहां पर हैं, बल्कि जिस तरीके से इसको इस पृथ्वी पर डिस्प्ले किया गया है वह कितना महत्वपूर्ण है। सो हियर एवरी पॉइंट शोज द फिलॉसफी ऑफ द पोएट इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर। तो यहां हर पॉइंट जो है बहुत ही फिलोसॉफिकली डिस्प्ले किया गया है, रियलिस्टिक तरीके से किया गया है कवि के द्वारा। सो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही मीनिंगफुल यह पोएम हमारे बीच है। नाउ, और आई गेस इट इज अ यूनिफॉर्म हायरोग्राफिक। ठीक है, तो इन दिस सेक्शन विटमैन बिगिंस टू पॉन्डर ऑन द इनडिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ द ग्रास। यहां पर कवि यह बताते हैं कि जो घास है वो किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, कोई छोटा है बड़ा है, कहां यह जन्म लेगा, यह डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। हायरोग्राफिक का मतलब होता है ऐसा चित्र जो पिक्टोरियल क्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, सो द यूसेज ऑफ द वर्ड हायरोग्राफिक अ पिक्टोरियल क्वालिटी या पिक्टोरियल क्वालिटी को शो करता है। इट इज समवॉट डीप एज अ हायरोग्राफिक इज अ वर्ड रिटन एज अ ड्राइंग। ड्राइंग में इसका यूज किया जाता है, बिल्कुल जैसे चित्रों को उकेरा जाता है। दैट इज वाई द पोएट हैज यूज्ड हियर। इंफॉर्मेशन इनकोडेड इज विजुअल इमेजरी। यहां जो इंफॉर्मेशन दिखाया गया हम लोगों के बीच रखा गया है कवि के द्वारा, विजुअल इमेजरी की तरह दिखाया गया ताकि हमारी आंखों के सामने सब नजर आने लगता है। By referring to the grass as a hieroglyphic, Whitman hints that the grass is not merely there for aesthetic beauty. यहां विटमैन यह हिंट करते हैं कि घास केवल जो है सुंदरता का प्रतीक नहीं है, but that it contains some piece of vital information that we must seek out. बल्कि यह दिखाता है कि एक वाइटल इंफॉर्मेशन को दिखाता है, बहुत ही जीवंत और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाओं को देता है जो हमें अवश्य खोजना चाहिए। And now it seems to me the beautiful uncut hair of grapes. Once again यहाँ इमेजरी का बहुत ही शानदार उपयोग उन्होंने किया है। The contrast evoked between beautiful uncut hair, यहाँ beautiful uncut hair जो इमेजरी यूज की गई है, and graves जो कब्र की बात की गई है, instantly catches the reader's attention. यहाँ पर रीडर का ध्यान बिल्कुल आकर्षित हो जाता है। Here in this sentence, this imagery evokes a sense of energy. यहाँ पर एक एनर्जी का सेंस इवोक करता है। ठीक है,
द इमेजरी evoked is that of the earth slowly growing hair, untrimmed grass from the bodies buried within it. It means under graves, right? तो जैसे जिन कब्रों के अंदर जिन व्यक्तियों को दफनाया गया है, महान लोगों को दफनाया गया है, ऐसा लगता है मानो उनके शरीर से फिर से ये घास अनकट हेयर की तरह बाहर आ रहे हैं, राइट? तो यह एनर्जी को शो कर रहा है. दिस लिंक एग्जिस्ट बिकॉज लाइक हेयर ग्रास ग्रोज फ्रॉम रूट्स. ठीक उसी प्रकार जैसे घास अपने जड़ों से निकलता है, हेयर कैन स्टिल ग्रो ऑन अ ह्यूमन हेड आफ्टर ही और शी डाइज. तो ये कहते हैं कि यहां तक कि मनुष्य भले ही मर चुका है, उसके सर से, और चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके सर से फिर से बाल उग सकते हैं जैसे ये घास उगते हैं. सो द मेंशनिंग ऑफ हेयर गोज बैक टू द थीम ऑफ लाइफ स्प्राउटिंग फ्रॉम डेथ. तो यहां जो थीम दिखाया गया है वो दिखाया गया है कैसे फिर से जीवन का आगमन हो रहा है और किस प्रकार जीवन का स्प्राउटिंग हो रहा है, यानी किस प्रकार जीवन की शुरुआत हो रही है मृत्यु से. ठीक है, सो दिस इज द थीम ऑफ लाइफ स्प्राउटिंग फ्रॉम डेथ. ठीक है. ग्रास इज ऑल्सो यूज्ड एज सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी. घास की तुलना और एक सिंबल के रूप में दिखाया गया है जो कि डेमोक्रेसी को शो करता है. ठीक है. इट्स नेचर टू ग्रो इक्वली अमंग ऑल रेसेस, कलर्स, कास्ट्स एंड क्रीड्स with no distinction makes it so fair and prejudiced, giving it a high value. ना कोई भी ये अंतर करती है कहीं, ठीक है, चाहे वो किसी भी रंग रूप, ठीक है, जाति धर्म के लोग हों. ठीक है, ये बहुत हाई वैल्यू को शो करता है. And the poet manages to strike a tension in the poem by using two completely opposite words, grave and beautiful, in the line, and now it seems the beautiful uncut hair of graves. दो वर्ड्स ऐसे यूज उसने किए हैं जहां पर कब्र को भी दिखा रहा है और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कैसे कब्र से घास उग रहे हैं जिनकी तुलना बालों से की गई है. ठीक है, सो इट टेक्स द पोएम टू अनदर लेवल, एडिंग विगर एंड प्रोनाउंसिंग द ब्यूटी ऑफ द ग्रास इन इट्स स्ट्रेंथ. तो यह दिखाता है कि कैसे यह दूसरे लेवल पे कविता को ले गए हैं जहां पर विगर, जीवंतता को दिखाया जाता है और सुंदरता दिखाई जा रही है, साथ ही साथ इसके स्ट्रेंथ को दिखाया जा रहा है कैसे फिर से जीवन की शुरुआत हो रही है. इससे अच्छा परिचय और क्या हो सकता है. नाउ वी विल सी हाउ एक्चुअली ही हैज इन्फ्यूज्ड द थीम ऑफ इनएविटेबल डेथ. अवश्यम भावी मृत्यु को कैसे वे दिखाते हैं. आई विश इन द थर्ड स्टैंजा में जो शुरुआत हुई आई विश से, implies that he is unable to translate the hints. वह यह दिखाता है कि वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को बता नहीं पा रहे हैं कि वो क्या हिंट करना चाहते हैं. He wishes he could explain and justify the tragic deaths of people taken long before their time, but he cannot. वे विश करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं उन ट्रेजिक डेथ्स को जो बहुत पहले हो चुकी है. ठीक है, बट ही कैन नॉट, लेकिन वो इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं. द फैक्ट दैट डेथ इज इनएविटेबल, क्योंकि वास्तविकता यह है कि मृत्यु जो है अवश्यंभावी है, एंड अ रिक्वियम फॉर लाइफ टू कंटिन्यू कन्फ्लिक्ट्स विद द अनडिनाइबल ट्रेजेडी ऑफ अ प्रीमैच्योर डेथ. कहना चाहते हैं कि किस प्रकार जो अवश्यंभावी मृत्यु है कैसे उसे नकारा नहीं जा सकता है. ठीक है, यह ट्रेजेडी है और बहुत सारे लोगों की ऐसी मृत्यु हुई जो प्रीमैच्योर डेथ थे, जिसके कारण कवि बहुत ही आहत हैं. सो द पोएट deeply wishes that he could explain or philosophize on this front but is unable to do so. वे बहुत ही मेहनत करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, फिलोसोफाइज करना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मृत्यु के सामने उनकी बोलती बंद हो गई है. So he says, what do you think has become of the young and the old man? And what do you think has become of the women and children? यहां कवि प्रश्न उठाते हैं, what do you think has become of the young and the old men? And what do you think has become of the women and children? यहां आखिर उनके साथ क्या हुआ है, चाहे वो युवा व्यक्ति हो या बूढ़े व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो या बच्चे हैं, उनके साथ हुआ आखिर क्या है. तो इस जगह पे कवि जो है थोड़े ठिठक जाते हैं, एंड ही इज अनेबल टू एक्सप्लेन हिज फिलॉसफी. लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते हैं और अपने उस जीवंतता को सामने लाने की कोशिश करते हैं.
The poet succeeds in giving a figurative image to the grass by comparing it with the hair on a man's breasts. तो यहाँ पे जो यूज किया गया है वो पुरुष के सीने से किया गया है। भले ये पुरानी अंग्रेजी में ब्रेस्ट लिख दिया गया है, लेकिन इसे समझना चेस्ट है। तो पोएट जो है बहुत सक्सेसफुल रहे हैं फिगरेटिव इमेज को दर्शाने के लिए कि कैसे मनुष्य के छाती से बाल उगते हुए दिखाए गए हैं। ग्रास कम्स आउट अलाइव, ये घास जो है कैसे जीवित निकलते हैं। बट इट इज कंपेयर्ड विथ कमिंग फ्रॉम ओल्ड मैन और वुमेन एज अ न्यू बॉर्न कमिंग इनटू द मदर्स लैप। और पृथ्वी को कहा गया है मदर यहाँ, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर दफनाए हुए इन लोगों के शरीर से निकलते हुए बाल जीवन को दर्शा रहे हैं, ठीक है। यानी घास जो है वो जीवन को दर्शा रहे हैं। द मदर रेफर्स टू द नेचर और अर्थ हियर, यहाँ पर जो मदर है वो नेचर या अर्थ को कहा गया है। ग्रास हैज spanned generations and can be dated back to ages. The fact is very well elicited in the line darker than the colorless beards of old men. और यहाँ जो घास निकल रहे हैं उनकी तुलना बहुत ही शानदार तरीके से की गई है इस लाइन की मदद से कि darker than the colorless beards of old men. ये जो है इसकी जो हरियाली है या जिसको कहते हैं कि बाल का जो कलर होता है वो कलरलेस बियर्ड्स जो होते हैं उससे भी ज्यादा डार्कर इनके बाल फिर से बाहर आ रहे हैं। अगेन द पोएट प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन ए पोजिशन ऑफ परप्लेक्सिटी वेयर ही वंडर्स इफ ही इज गेसिंग करेक्टली अबाउट द यंग मैन एंड वुमेन हु आर डेड इन अ वॉर। और यहां पर फिर से बहुत ही विचलित होते हैं कवि, परप्लेक्स सिचुएशन में आ जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, गेस करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि जितने लोग युवा पुरुष या स्त्रियां जो हैं वार में मरी हैं, बट देन ही इज कॉन्फिडेंट दैट ऑल ऑफ देम आर श्योरली अलाइव इन फॉर्म ऑफ सम स्मॉल स्प्राउट में भी। और लेकिन इस बात से कॉन्फिडेंट हैं, वह इस बात को मानते हैं कि ये किसी न किसी रूप में जरूर ही स्प्राउट हो चुके हैं, उनकी उत्पत्ति हो चुकी है घास के रूप में। सो ग्रास रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, यहाँ पे घास जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ को दिखाता है। और आफ्टर डेथ, किसके बाद? मृत्यु के बाद। सो इट नेवर मीट्स डेथ एंड एग्जिस्ट्स एज अ स्मॉल स्प्राउट इवन व्हेन ट्राइड टू बी होली एलिमिनेटेड फ्रॉम द ग्राउंड। यहां तक कि जब पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो जाता है, इसका अंत कभी भी नहीं होता है, यह अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखता है, यह छोटे छोटे स्प्राउट्स की तरह, जिसको कहते हैं अंकुरित होकर या नए नए कोपलों की तरह निकलकर यह साबित करता है कि इसे पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, जिंदगी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है। यहां पर जिंदगी मौत के ऊपर विजय पा लेती है। सो द पोएट्स अटरेंस ऑफ द पीपल मीन दैट ही हैज कम टू रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल। यहां पर कवि का जो अटरेंस है, जो कहना है, वह यह दिखाता है, इसका अर्थ यह है कि वो लोगों की तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों की आवाज को पहुंचा रहे लोगों की तरफ, रीडर्स की तरफ, टू देम हु बाइंड्स देम, जो उन्हें जोड़ कर रखते हैं एक दूसरे के साथ। स्पिरिचुअलिज्म टेक्स वे टुवर्ड्स द एंड एंड व्हेन द पोएट सेज दैट नथिंग एवर डाइज, जब यह दैवीय सोच जो स्पिरिचुअलिज्म है उनके दिमाग में आती है, कवि ऐसा कहते हैं कि कभी भी किसी चीज की मृत्यु नहीं होती है। इट इज जस्ट दैट इट गोज इनटू सम अदर फॉर्म, बिल्कुल ही अलग तरीके से यह प्रस्तुत कर रहे हैं जीवन को। दैट फॉर्म में अगेन गेट बैक एंड टर्न इनटू अ लाइफ, और फिर से कैसे जीवन की शुरुआत होती है, ठीक है। डेथ हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज लकी एट द एंड, और यहां पर डेथ को एक भाग्य के रूप में, भाग्यशाली के रूप में अंत में दिखाया गया है, राइट। सो नाउ लेट अस सी द scheme which has been used here. So no rhythmic scheme has been used in this poem. Another interesting point worth mentioning is how the poem follows no clear-cut rhythmic scheme. यहाँ पर कोई clear-cut rhythmic scheme का use नहीं किया गया है. Rather, it stumbles forward in a non-linear and haphazard way. बिल्कुल simple तरीके से, कोई line length को follow करते हुए नहीं, बल्कि haphazard तरीके से यहाँ use किया गया है लाइनों को। It almost seems to follow the poet's stream of consciousness. यहाँ stream of consciousness को दिखाया गया है, स्वच्छंद धारा को दिखाया गया है, जहां पर कोई प्रकार की रोक नहीं है। All the answers and subsequent questions in his mind are laid out before us on the paper. और कागज पर उन सारी चीजों को, प्रश्नों को और उसके उत्तरों को
बिल्कुल सामने रख दिया गया है। बाय दिस अप्रोच द पोएट टेक्स अस अलॉन्ग विथ हिम ऑन हिज जर्नी फॉर एन आंसर। तो इस तरीके से कवि जो है हमें इस प्रश्न और उत्तर के इस यात्रा पर ले जाते हैं और अपने अप्रोच को दिखाते हैं, और हम लोग फाइनली वहां पहुंचते हैं जहां कवि पहुंचाना चाहते हैं अपने विचारों को। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर giving your time and watching this video. Keep sharing, like, share and subscribe the channel. Thanks a lot. Have a good day. Bye bye.